नमस्कार। स्वागत आपका एक बार और। आज डेट है 2 फरवरी और आपके लिए करंट अफेयर का सीजन चल रहा है और ये सेक्शंस आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं और रोज के न्यूज में आपका वंस अगेन स्वागत है। क्वेश्चन पे जरा नजर डालते हैं कि आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो है यूनियन बजट, पहली बात, और बजट है तो आपको ये दिन आपको एकदम इम्पोर्टेंस ही है। आपको इसमें पूरा स्लाइड ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बजट के अलावा और क्या क्या फाइनेंशियल ईयर में आया है आपके लिए और यूनिक चीजें हैं। क्या क्या बजट में सुधार हुए हैं, पूंजीगत हुए हैं या रक्षा में ज्यादा हुए हैं या एजुकेशन में ज्यादा, ये पूरी बातों पर चर्चा की जाएगी। और लेटेस्ट इनकम टैक्स स्लैब्स क्या क्या बने हैं उन पे भी चर्चा की जाएगी। और क्या की बजट्स हैं जो 2026-27 में हमारे बजट में सुधार हुआ, इस पे भी चर्चा की जाएगी। साथ साथ हमारे बजट में हमारे महिलाओं के लिए या विमेंस पार्टी के लिए क्या क्या कुछ यूनिक हुआ है उसके बारे में चर्चा। तो पूरा का पूरा आज जो स्लाइड है हमारा बजट पे है। और आपको पता है 1 फरवरी को आया था बजट और 1 फरवरी को होता है संडे, और संडे के दिन हम करंट अफेयर करते नहीं है, तो इसलिए आज हम 2 तारीख को उपलब्ध है आपके लिए। आइए जरा ध्यान से समझते हैं। इस स्लाइड को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और चाहिए तो नोट जरूर बना लीजिएगा, फायदे में रहेंगे आप, है ना। फायदा इसलिए कि केंद्रीय बजट 2026-27 का, केंद्रीय बजट 2026-27 का, है ना, 3 कर्तव्यों पर फोकस किया गया है। लो, 3 कर्तव्य। अब ये कर्तव्य कहां से आ गए भाई बजट में, समझते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जब ये बजट पेश किया 2026-27 में विकसित भारत का, और बोला कि विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा को तेज करने के लिए 3 मुख्य कर्तव्यों पर आधारित एक रणनीतिक ढांचा है। अब ये ढांचा 3 कर्तव्यों पर डिपेंड करता है, तो तीनों कर्तव्य हैं उनके बारे में जानना जरूरी। पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य और तीसरे कर्तव्य भी नजर आएंगे। पहले पहला और दूसरा देखते हैं। पहला कर्तव्य क्या है भाई, अस्थाई आर्थिक विकास। एकदम नंबर 1 पे याद रख लीजिए, ये मेंस वालों के लिए बड़ी जरूरी बात हो जाती है। क्या क्या है इसमें अंदर, इसमें अंदर ये बात है, इसमें अंदर ये बात है, जस्ट सेकेंड। बोला गया कि अस्थिर वैश्विक माहौल में उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा, लचीलेपन को बढ़ाकर आर्थिक विकास को तेज और अस्थायी बनाना। एक तो ये बात बोल दिया इन्होंने। फिर बोला कि भाई देखो, अगर हमें अपने देश को आगे ले जाना है, 2047 तक विकसित भारत का एकदम से स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो उसके लिए संरचनात्मक सुधार करना जरूरत होगा। एक कुशल वित्तीय क्षेत्र, बेहतर शासन के लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एकदम ये बात ध्यान रख रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए एक साथ सहायक इकोसिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। और घरेलू विनिर्माण, ऊर्जा सुरक्षा, आयात पर निर्भरता कम करने पर जोर देने के लिए लगातार वित्तीय अनुशासन पे भी जोर दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। पहला कर्तव्य क्या समझ में आया आपको? आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा जो टेक्निकलिटी टीम है वो एकदम यूनिक बनने की कोशिश हो रही है। पहला। दूसरा बोला गया क्षमता निर्माण और समृद्धि। पहला क्या था, अस्थाई आर्थिक विकास। अस्थाई यानी परमानेंट स्ट्रक्चरल प्रोग्राम जितना कुछ होगा उस पर बात करेगा। बोलेगा कि अब कैपेसिटी डेवलपमेंट होगा। ये बोलेगा कि ये लक्ष्य लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने, उनकी क्षमताओं को निर्माण करना है, जिससे भारत की समृद्धि की राह में सक्रिय भागीदारी बनना चाहिए। इन पॉइंट पे जरा नजर डाल लीजिए। 3 गाइडिंग कर्तव्य अनाउंस। पहला, 1 एक्सिलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी, एंड थर्ड वन, इंश्योर इंक्लूसिव एंड बैलेंस डेवलपमेंट। सबका साथ सबका विकास वाला पॉइंट है, तो आप कंफ्यूज मत होइए भैया हिंदी इंग्लिश में। पॉइंट सिर्फ इतना था कि 2026-27 में किन 3 मुख्य बातों पर प्रकाश डाला गया। तो पहला है आर्थिक विकास को तेज करना, दूसरा है क्षमता विनिर्माण और समृद्धि, और तीसरा वाला पॉइंट है सबका साथ सबका विकास, है ना, सबका साथ सबका विकास। ये है निर्मला ताई, इन्होंने काफी कुछ किया, तो इसके बारे में फिर से नजर डालते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को यह बजट पेश किया और सरकार ने टैक्स दरों को आसान बनाने के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने, एक्सपोर्ट करने, बढ़ावा देने और नागरिकों के लिए जीवन में आसान बनाने के मकसद से कई तरीके की कम ड्यूटी, है ना, कस्टम ड्यूटी छूट और टैरिफ को तर्कसंगत बनाने की घोषणा की। तो क्या घोषणा की जरा जानते हैं। पहला, स्वास्थ्य सेवा में राहत देने की कोशिश की। दूसरा, व्यक्तिगत आयात शुल्क में कमी कर दी। ये क्या है जरा इसको डिटेल जानते हैं। बोला कि भैया जो व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयात में आने वाले सामान हैं
उस पे जो कस्टम ड्यूटी है ना साहब, 20% से घटा करके कितना कर दिया गया, 10% कर दिया गया। 20% से घटा करके 10% कर दिया गया आयात के लिए। पर्सनल यूज होना चाहिए उसमें, ये शामिल होना चाहिए। और स्वास्थ्य सेवा में कैंसर और दुर्लभ बीमारियां, यानी विदेशों से कोई सामान मंगाया गया तो उस पर अगर हमारे पर्सनल यूज के लिए तो उस पर अब टैक्स लगेगा सिर्फ 10%, पहले कितना लगता था 20%। इस बात को आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, ये पूछा जाना एकदम इंपॉर्टेंट है। 3 वाला कर्तव्य की बात हो गई, बोला कस्टम ड्यूटी कम कर देंगे, और 1 फरवरी तो आप समझ ही रहे हैं। और बोला कि इलाज को ज्यादा किफायती बनाने के लिए कैंसर और दुर्लभ बीमारियों को क्या किया गया भैया, 17 दवाइयों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। आपको पता 17 हजार रुपए के इंजेक्शन आते हैं भाई साहब, और कुछ 70,000 के भी आते हैं, है ना। कुछ जो है वो 2200 2500 रुपया या 2500 रुपए की तो कैंसर की एक टैबलेट है। उस टैबलेट को क्या किया गया है, उससे स्वास्थ्य सेवा में राहत देने के लिए उस पे जो 17 दवाएं हैं उस पे कस्टम ड्यूटी ही हटा दी गई है। ये जो बड़ी अच्छी बात है। दवा और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए जो भोजन है FSMP फूड, है ना, शुल्क मुक्त आयात के लिए सूची में 7 दुर्लभ बीमारियों को जोड़ दिया गया है। ये बड़ी अच्छी बात रही है यहां तक। तो क्वेश्चन एक यहां से निकल के ये आ गया कि, है ना, एक क्वेश्चन यहां से निकल के आ गया, बोला गया साहब ये देखो निजी इस्तेमाल के लिए इंपोर्ट किए गए सामान पर कस्टम ड्यूटी कितना कर दिया गया है, तो साहब 20% से घटा करके कितना कर दिया गया, 10% कर दिया गया। अच्छी बात हो गई, अच्छी बात हो गई। और क्या अच्छी बात हो गई, ये जो बजट है इसका मुख्य जो फोकस है वो किन किन बातों पे, उस पर जरा ध्यान देते हैं। किन बातों पे फोकस है, किन बातों पे फोकस है, जरा आप भी देखो ध्यान से, एकदम बढ़िया तरीके से। क्या बढ़िया तरीके से, ये देखो बोला गया बजट का जो मुख्य फोकस है ना वो कैपेक्स पर है। अब ये कैपेक्स क्या चीज है, ये बड़ा यूनिक वर्ड आ गया। कैपेक्स क्या है, कैपेक्स का मतलब ये है पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स किसका शॉर्ट फॉर्म है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कैपेक्स, शॉर्ट फॉर्म कैपेक्स। बड़ा यूनिक नाम लगा इसलिए हमने डिटेलिंग कर दी। यानी कैपेक्स का मतलब यानी सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और बिजली परियोजनाओं और साथ साथ शहरी बुनियादी ढांचे जैसी लंबी अवधि की भौतिक संपत्तियों के निर्माण पर सरकारी खर्च किया जाएगा। अब ये फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए बातें चल रही है, यानी 26 में आया बजट तो 27 के लिए आएगा, है ना। तो 27 के लिए कैपेक्स आवंटन कितना कितना उसके बारे में जरा जानते हैं। ये कहा कि भैया देखो 26-27 के लिए जो पूंजीगत व्यय है ना 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो निर्धारित था वो 11.21 लाख करोड़ था, और यह बजट लगभग 9% अधिक है साहब, बढ़ा हुआ है ना, बढ़ा हुआ है। इससे फायदा होगा क्या, तो बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। इसका फायदा ये होगा, इसका फायदा ये होगा जो हमारा कैपेक्स है ना इससे वृद्धि होगी, आर्थिक विकास मजबूत होगा, और साथ साथ जो हमारे बुनियादी ढांचे हैं वो सार्वजनिक निवेश के लिए सरकार की निरंतरता पे उपलब्ध हो जाएंगे, और हमारा निजी क्षेत्र जो निवेश करना चाह रहा है खासकर ऐसे समय में जब निवेश असमान बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है टैरिफ वरीफ वार जो बहुत सारे चल रहे हैं उससे बहुत दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है, तो उसको संतुलित करने के लिए ये सारे काम किए गए हैं, है ना। बजट 2026 में और क्या क्या है, क्या कुछ किसानों के लिए भी हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। किसानों के लिए क्या है भैया, किसानों के लिए क्या है, बजट 2026-27 में कृषि के लिए भारत विस्तार में AI टूल को लगा दिया गया है। AI टूल से क्या होगा, ये होगा भारत विस्तार का मतलब है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। लो इतना लंबा चौड़ा फॉर्म कहता है भैया मल्टीलिंगुअल AI पावर टूल जिसे केंद्रीय बजट 2026-27 में लॉन्च किया गया है, इसका मकसद ही है AI का इस्तेमाल करके कृषि सलाहकार सेवाओं को बदलना। यह टूल क्या करेगा, भारतीय किसानों को कई भारतीय भाषाओं में रियल टाइम काम की जानकारी देगा, और साथ साथ किसानों को कस्टमाइज सलाहकार के तौर पर सहायता देगा। इससे क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी, जोखिम कम होगा, और जोखिम कम होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमारा देश और अधिक आर्थिक तरक्की करेगा।
मुख्य कृषि प्रणालियों के साथ साथ ये जो इंटीग्रेटेड भारत विस्तार मिशन है एडवांस एआई सिस्टम का प्रयोग करेगा और इंटीग्रेटेड वे में क्या करेगा, किसानों को बढ़ाएगा। शब्द बड़े लंबे लंबे हैं, इसको किसानों से क्या लेना देना। किसान एआई टूल्स का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे साहब। अब ये मेरा कमेंट हो सकता है, कुछ लोग गलत बोलेंगे, नहीं गलत मत बोलिएगा मालिक, रीजन है। क्वेश्चन यही था, भारत विस्तार का प्राथमिक लाभार्थी कौन, तो कृषि क्षेत्र। अब और बजट में क्या क्या है, बजट में और अच्छी बातें हैं, बजट में और अच्छी बातें हैं, आप उन अच्छी बातों पे ध्यान दीजिए, अच्छी बातों पे ध्यान दीजिए। क्या है अच्छी बात, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो रक्षा व्यय है ना 7.85 लाख करोड़ रुपए बना दिया गया है, 7.85 लाख करोड़। अब कुछ लोग कहेंगे है ना, एक वीडियो में ध्रुव राठी ने बड़ा इस पे क्रिटिसाइज किया हुआ है और उस पर खूब गालियां उसको पड़ रही हैं। अब भाई साहब उसने जो बोला है, सॉरी यूट्यूबर है भाई और नॉलेजफुल पर्सन है, जो उन्होंने बोला है अच्छा ही बोला होगा कुछ सोच समझ के, बट उनका मसला उनके तक। क्या बोला गया भैया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत के रक्षा आवंटन में काफी वृद्धि की है। कितना वृद्धि की है, तो जो ये वृद्धि है 6.81 लाख करोड़ पहले था, अब कितना है 7.85 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 15% अधिक है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, इन्होंने बढ़ाया है, ऑब्वियस सी बात है। 1 लाख करोड़ रुपए, 6.81 लाख करोड़ रुपए से 7.85 लाख करोड़ कर दिया, जिसमें वृद्धि 15% की होगी। और उधर हमने पीछे बताया था, पीछे भी बताया था, उसमें कितना किया था 9% वृद्धि, है ना, है ना, 9% वृद्धि बुनियादी ढांचे के लिए 9% वृद्धि, है ना, याद रखिएगा, दोनों बातें जरूरी हैं। और क्या क्या किया है साहब, और क्या क्या किया है, पूंजीगत व्यय में जो आधुनिकीकरण है उसके बारे में इन्होंने काफी सारे काम किया है। क्या काम किया है, तो पहला काम तो यही किया है, क्या किया है बता देता हूं। बोला गया वर्ष 2027 में जो हमारा कैपेक्स है 2.19 लाख करोड़ रुपए सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पे केंद्रित है, ये अच्छी बात है। अब अगर कैपेक्स है इसका मतलब है कि लॉन्ग रन में काम करेगा, लॉन्ग टाइम में काम करेगा और स्ट्रक्चर्ड वे में काम करेगा, जो हमारे रिसोर्सेस को लंबा चौड़ा रखेगा। पूंजीगत व्यय में साल दर साल 20% से अधिक की वृद्धि देखी जाती है। यह स्वदेशीकरण की क्षमता पे जोर देता है और साथ साथ जो हमारा 7.85 लाख करोड़ का व्यय है वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, तो एक तो राजस्व व्यय पर डिपेंड करेगा, दूसरा पूंजीगत पे करेगा और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है पेंशन व्यय पे करेगा। तो राजस्व व्यय पे क्या करेगा, जैसे वेतन हो गया, प्रशिक्षण हो गया, बलों के सुरक्षा बलों के रखरखाव के लिए धन देना और प्लेटफॉर्म की खरीद, बुनियादी ढांचों को उन्नयन के लिए आवंटित करना, ये पूंजीगत व्यय हो गया। पेंशन में मतलब रक्षा पेंशन के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा आवंटित किया गया जो पूर्व सैनिकों के परिवारों का समर्थन करता है, नागरिक सुरक्षा देता है। इन सारी बातों पे ये खर्चे होने वाले हैं। कितना परसेंट अधिक हो गया भैया, पूंजीगत व्यय में 20% अधिक होगा, वैसे ओवरऑल 15% है। तो एकदम नंबर याद रख लीजिए, ये कितना है 7.85 लाख करोड़ रुपए सुरक्षा बजट है, ठीक है, बढ़िया। और क्या है, और भी कुछ खास बात है, कुछ हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में भी काम किए गए, हमारे एग्रीकल्चर में काम हुआ और किसमें काम हुआ, रक्षा वाले में काम हो गया, अब हो गया टेक्सटाइल वाले में काम हो रहा है। टेक्सटाइल वाले क्या काम हुआ, इसके बारे में जरा नजर डालते हैं। टेक्सटाइल क्षेत्र में यह काम होगा कि एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पेश किया जाएगा। एक केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कच्चे माल को मजबूत करके क्लस्टर आधुनिकीकरण कौशल बढ़ाने का बात किया है। इस तरह देखेंगे आप, ये जब कच्चे माल आयात किए जाते हैं तो एक तरीके से इसका क्लस्टर भी बनाया जाएगा, रखा जाएगा, स्टोरेज किया जाएगा और एक तरीके का एक गेटवे बनाया जाएगा भारत से दूसरे देशों में कच्चा माल प्रोवाइड करने के लिए। क्या गेटवे है, पहला बात तो राष्ट्रीय फाइबर योजना की बात की गई। ये जो राष्ट्रीय फाइबर योजना है ना, टेक्सटाइल कच्चे माल में आत्मनिर्भरता को लक्ष्य को निर्धारित करेगा, साथ साथ जो पोजीशन है या यूं कहे कि ये आयात पर निर्भरता करेगा, डाउन स्ट्रीम के लिए करेगा, गुणवत्ता को बढ़ाएगा। तो राष्ट्रीय फाइबर, जैसे राष्ट्रीय फाइबर क्या होता है, रेशम हो गया, ऊन हो गया, जूट हो गया, ये मानव निर्मित और नए जमाने के फाइबर दोनों पे फोकस किया है, अच्छी बात है ये। टेक्सटाइल का विस्तार और रोजगार कैसे आएगा,
तो पारंपरिक टेक्सटाइल क्लस्टर जितने थे उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। साथ ही साथ जो मशीनरी है, प्रौद्योगिकी है, उन्नयन है, सामान परीक्षण प्रमाणन है, इनके लिए पूंजी सहायता देगा। और स्थानीय क्लस्टर में जो उत्पादकता है, गुणवत्ता है, रोजगार है, इसको भी बढ़ाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेगा। ये पूरा टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए निर्धारित है। आपको इसमें पैसा समझ में आया क्या? इसमें आपको पैसा समझ में आया क्या? आंसर है नहीं। अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा साहब देखो, केंद्रीय बजट 2026-27 में किस क्षेत्र में 5 भागों वाला एकीकृत सहायता कार्यक्रम बनाया गया है? ये जो 5 भागों वाला एकीकृत सहायता कार्यक्रम है साहब किस में है? तो टेक्सटाइल क्षेत्र में है। अब ये 5 भाग हमने बता दिए हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मिडिल वर्ग का ही था, मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास क्या करता है भैया? नौकरी करता है, जॉब करता है, सर्विसेज देता है। वो कहता है ये क्या आ गया, इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव ना हुआ, इससे हमारा क्या फायदा हुआ? तो हमारा फायदा तो साहब देख लेते हैं। इनकम जो टैक्स स्लैब है 2026-27 का, जिसमें पर्सनल टैक्सेशन के स्लैब को एज इट इज रखा गया है। क्यों रखा गया, किस लिए रखा गया, जरा नजर डाल लेते हैं। हमने कहा देखो, पहली बात तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव जब नहीं किया गया तो बजट 2026-27 में जो सरकार ने व्यक्तियों के लिए नए टैक्स सिस्टम या पुराने टैक्स सिस्टम में दोनों में से किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया, एज इट इज ही है। वो क्या एज इट इज था? पहला बात तो ये 26-27 में 4 लाख की तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। फिर बोला भैया 4 से 8 के बीच में अगर आप आते हो तो टैक्स का कितना परसेंट देना पड़ेगा? 5%। और 8 से 12 पे देना तो 10%, 12 से 16 पे देना तो 15%, और 16 से 20 पे देना तो 20%, और 20 से 24 पे 25%, और 24 लाख से अगर ऊपर है तो उसका 30% पैसा ये आपको देना पड़ेगा। और वही जो टैक्स स्लैब है एज इट इज जारी है अभी भी, है ना। बड़ी दिक्कत हुई भाई। तो अब की बार बजट कैसा था? बजट हो गया। आपको कब पता चला बजट को ये लिखते हैं, और क्यों लिखते हैं इसके पीछे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बुजट है ना, बजट है ना, बढ़िया। स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट में नया सिस्टम कुछ लाया गया, इसके बारे में जरा सा जान लेते हैं ताकि कुछ तो मिले बेचारों को, है ना। जो लोग नौकरी पाएंगे उनके लिए कुछ तो होना चाहिए बजट में। तो बोला स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट में एक नया सिस्टम जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया है? वेतन भोगी टैक्स पेयर के लिए टैक्स सिस्टम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 पर बना हुआ है। ये 75,000 डिडक्शन है भैया। सेक्शन 87A के तहत रिबेट छूट को ध्यान में रखते हुए नए सिस्टम के तहत 12 लाख रुपए तक की इनकम को प्रभावी रूप से टैक्स फ्री बनाती है। अब ये बात कितने लोगों को समझ में आई है ये जरूर बताएंगे आप, और अगर नहीं समझ में आई तो हम जरूर करेंगे इकोनॉमिक्स वाले क्लास में डिस्कशन। ये सब 87 ये क्या है ना, 20 ये क्या है, और अगर हमें टैक्स में रिबेट चाहिए तो क्या है, ये तो सीए साहब ज्यादा बता देते हैं बढ़िया तरीके से, और उन लोगों के हाथ में पूरा कहानी है। बट मोटा मोटा क्वेश्चन अगर इससे निकल के आए तो क्या रहेगा कि सेक्शन 87A रिबेट करने के बाद नए टैक्स के तहत कितनी राशि इनकम टैक्स फ्री हो सकती है? तो 12 लाख, है ना, 12 लाख। अगर उसके ऊपर 1 रुपए हुआ तो साहब फिर से एप्लीकेबल हो जाएगा, जो जैसा है वैसा चलेगा, है ना। बढ़िया, आते हैं आगे। अब कुछ हमारे बजट के लिए कुछ नया बात हुआ है। अभी नई बात पे जरा ध्यान दीजिए ताकि आपके काम का बात निकल के आए। बोला भैया रेयर अर्थ कॉरिडोर पहल की जाएगी। रेयर अर्थ कॉरिडोर ये क्या है? मिनरल रिच स्टेट जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, इन पे नजर डाली जाएगी। क्या नजर डाली जाएगी? केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 भारतीय राज्यों जिसका नाम ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की। अब ये क्यों किया? इसके पीछे का कारण, रेयर अर्थ कॉरिडोर प्लान करने के लिए रणनीतिक खनिज क्षेत्र जो रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ खनिजों को क्या करता है? खोज करता है, जिससे हमारा वैल्यू चेन सपोर्ट होगा। खनन और निष्कर्षण लेके भारत और भीतर प्रोसेसिंग करने के लिए रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
इससे फायदा क्या होगा? तो फायदा ये होगा कि भैया जो हमारी जो चीन पर निर्भरता है ना साहब भारत की, उसको हटाया जाएगा पहली बात। और जब हटाया जाएगा या कम किया जाएगा, उसके लिए हमारा जो सप्लाई चेन है वो होना चाहिए। और जब हमारा सप्लाई चेन खुद का होगा तो हमारे रिफाइनिंग के लिए एक बड़े हिस्से जो है रेयर अर्थ मेटल के तौर पे खोजने का काम करेंगे। ये रेयर अर्थ होता क्या है? रेयर का मतलब होता है, आपको पता है ना, बहुत रेयर है, बड़ी मुश्किल है, मिलता ही नहीं है। इससे क्या होता है? इससे होता ही है साहब, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए जाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी इसी से क्रिएट की जाती है, इलेक्ट्रिक वाहन बनाए जाते हैं, रक्षा प्रणाली और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है ना। आपको पता हो इतना सारा ईवी का मामला चल रहा है, लेकिन आपको पता हो कि आपको रियासी में जब वो मिला था, है ना, पिछले साल, खूब हल्ला मचा था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो लोग भी गाड़ियां चलाते हैं इलेक्ट्रिक वाली, वो समझ गए। बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और कुछ खास बात है क्या इस वाले पॉइंट में, या यूं कहें कि बजट में? ये बजट ये साहब कहता है कि देखो, हमारी जो मंत्री जी हैं, वित्त मंत्री 26-27 में भारत के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इसका मतलब क्या है? इंडस्ट्री लीडर्स शेयर की एक्सपेक्टेशन फॉर टेक, मोबिलिटी एंड डिजाइन एंड व्हाटएवर। हाँ, 26-27 भारतीय आईटी और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे और बोलेंगे साहब देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके, टैक्स कंप्लायंसेस को आसान बनाया जा सके, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। असल में इस बजट में ऑफिशियली सिर्फ शब्दों का खेल है। अब कुछ लोग फिर से मुझे कमेंट करना शुरू कर देंगे उल्टा सीधा। अब आपको ये सब देख करके क्या ही लग रहा है, आप जरा बता दो। लंबे समय तक भारत के लिए क्लाउड और डेटा सेंटर टैक्स इंसेंटिव भी दिया जाएगा। ये एक तरीके का सबसे बड़ा नुकसान है। अब जिन लोगों के लिए डेटा सेंटर के बारे में पता नहीं है, डेटा सेंटर के बारे में खतरनाक बात यह है कि इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं जिनको ठंडा रखने के लिए बहुत बड़ा हिस्सा पानी का लगता है। वो पानी वेपराइज कर देते हैं, भाप बना देते हैं, पानी सूख जाता है, गंदा हो जाता है, वो पानी यूज करने के लायक नहीं रह जाता। इसलिए भारत में बनाना, और इतनी बड़ी जनसंख्या जो ऑलरेडी डिपेंडेंट है भारत में, उसके लिए डेटा सेंटर भारत में खोलना ये अच्छी बात तो नहीं है। बट सरकार है अपने हिसाब से ही जज कर रही है। देख लेते हैं फिलहाल, भारत में स्थित डेटा सेंटर का उपयोग करने के लिए ग्लोबल क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 20 साल तक टैक्स छूट का प्रस्ताव दिया गया। ये एक सबसे बड़ा मुसीबत ये भी है। इससे क्या होगा? बहुत सारी कंपनियां आएंगी, जो हम लोग चैट जीपीटी हो गया, है ना, और जीपीटी हो गया, आप वो गूगल जेमिनाई हो गया, या फिर जो है डीप डीप मुझे बिल्कुल उसका नाम याद नहीं रहा, चाइनीज वो है, वो इतने सारे जितने भी ये कंपनियां हैं, या यूं कहें कि ये एआई हैं, इनका एक बहुत बड़ा हब होता है जिसमें हम और आप कुछ भी अगर सर्च मारते हैं तो सबसे पहले उसी से टर्नओवर होता है, और उसको ठंडा रखने के लिए बहुत बड़ा हिस्सा पानी का जाता है। अब बोलते हैं भैया देखो, ये जो डेटा सेवाएं देने के लिए लागत 15% अतिरिक्त सेफ हार्बर इंसेंटिव ये वो दिया जाएगा, भारत वैश्विक डिजिटल हब के रूप में विकसित किया करेगा। बट इसका दूरगामी जो है नुकसान भी है, फायदा कम नुकसान ज्यादा है। तो अब क्वेश्चन निकल के आता है कि इसका क्या? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास अनुसंधान, डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सुधार आवंटन किए गए हैं। ये क्या है? शिक्षा क्षेत्र में। अब क्या शिक्षा क्षेत्र में भैया हमको यही याद रखना है कि कितना पैसा गया। तो शिक्षा क्षेत्र में जो कुल आवंटन है ना, 1,39,285.95 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो यह पिछले बजट का 8.27% का वृद्धि कर दिया गया है। 8.27 शिक्षा की वृद्धि की गई है। इससे क्या होगा? स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक कौशल अनुसंधान पे जोर होगा और हमारा उच्च शिक्षा व्यवस्था थोड़ा और मजबूत होगा। अब कितना मजबूत होगा ये टाइम बताएगा। बोलेगा भैया औद्योगिक गलियारों के साथ यूनिवर्सिटी टाउनशिप, औद्योगिक लॉजिस्टिक गलियारों के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप की योजना बनाई गई है, जिसे शिक्षा को उद्योग, अनुसंधान, रोजगार से जोड़ा जाएगा। लड़कियों के लिए छात्रावास बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता में सुधार के लिए हर जिले में एक लड़कियों का छात्रावास होगा, जिसका नाम स्टेम व्यवहारिक व्यवसायिक पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा महिलाओं के लिए भागीदारी में सहायक होगा।
तो क्वेश्चन यही निकल के सामने आता है कि 26-27 में शिक्षा के लिए कुल कितना आवंटन किया गया, तो 1,39,285.95, जिसको 8.27% की वृद्धि के साथ जो है जारी कर दिया गया है। ठीक है, ये रहा बजट का कुछ एग्जिस्ट सार, आपके लिए काम का चीज है। ये रहा 1 फरवरी का करंट अफेयर। ठीक है, धन्यवाद।